सुबह की अज़ान अभी ख़त्म ही हुई थी कि गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। अज़ान की आवाज़ सुनते ही मामूल के मुताबिक मेरी आँख खुल गई थी। मैंने नमाज अदा करने के बाद बाहर का रुख किया था। ये मेरा रोज़ का मामूल था। मैं सुबह सुबह वॉक करता था और सारे गांव का चक्कर लगाने के बाद नाश्ता करने के लिए घर पहुंचता था। मेरा घर सादा सा था क्योंकि मुझे सादगी से रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। अल्लाह ताला ने मुझे एक ही बेटे से नवाजा था। उसे मैंने पढ़ने लिखने के लिए मैट्रिक के बाद ही शहर भेज दिया था, ताकि वो अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई को दे सके। और गांव में मैट्रिक के बाद कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं था। मेरे बेटे को शहर गए हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था। उसने पढ़ाई के साथ साथ वहीं पर अपना बिजनेस शुरू किया था। और मैंने उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी थी, जिसका ताल्लुक भी शहर से था। मेरी बहू बहुत ज़्यादा प्यारी और मेरे बेटे ही की तरह पढ़ी लिखी थी। मैं कभी कभी उन लोगों से मिलने के लिए शहर जाता था। मेरे बेटे को शुरू से ही बड़ा आदमी बनने का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे खुद को भी उसे पढ़ाने का बहुत शौक था। इसीलिए मैंने उसे शहर भेज दिया था। उसे शहर पढ़ने के लिए भेजना कभी भी मेरे लिए आसान फैसला नहीं था। जब मैंने अपने दोस्त से अपने बेटे को शहर भेजने की बात की थी, तो उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि करीम दीन, अपने बेटे को शहर मत भेजो। शहर के हालात ठीक नहीं, वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और मैंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, ताकि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वक्त गुजरता गया था। मैंने अपने बेटे को शहर भेजने के बाद उसे कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी थी। जब जब भी वो मुझसे कोई चीज़ मांगता, मैं उसे भिजवा देता। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो मैंने उसे पैसे भेजने के लिए अपनी बीवी के जेवर तक बेच डाले थे, ताकि मेरे बेटे को कभी भी किसी चीज़ के लिए मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हम मियाँ बीवी रूखी सूखी खा लेते थे, लेकिन बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते, क्योंकि वो ही तो हमारी ज़िंदगी का सरमाया था और उसी से ही तो हमारी नस्ल आगे चलनी थी। उसकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी थी। यही सोच कर ही मैं खुद को मुतमईन कर देता। लेकिन मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी गलतफ़हमी है। जब मेरा बेटा शुरू-शुरू में शहर गया था, तो वो रोज़ाना फ़ोन करता था। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ-साथ उसने हमसे राब्ता ये कहकर कम करना शुरू कर दिया था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। वक्त गुज़रता गया था। जैसे उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई, मैंने उसे गाँव वापस आने के लिए कहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हमारे साथ गाँव में ही अपनी ज़िंदगी बसर करे और वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता है, वो गाँव में ही आकर करे। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा था कि अब्बा, मैं शहर में ही कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ और मैं शहर में ही शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर मुझे धचका लगा था, क्योंकि मैंने बचपन में ही उसकी मंगनी अपनी भतीजे के साथ कर दी थी। मैंने उसकी बात सुनकर उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसकी वजह से मुझे मजबूरन उसकी ज़िद के सामने हार माननी पड़ी। कभी कभार वालिदैन को ही झुकना पड़ता है, वरना औलाद बागी हो जाती है। यही बात सोच कर ही मैंने 1 एकड़ ज़मीन बेचकर उसे पैसे दिए थे, ताकि वो अपना कारोबार कर सके। जब मैं उसे पैसे देने के लिए गया था, तो मुझे लग रहा था कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा। लेकिन वहाँ जाकर मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों की ही ज़रूरत है। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली कि बच्चा है, वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगा। कभी कभी वालिदैन बच्चों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि अभी वो बच्चे हैं। लेकिन वालिदैन ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों की जो फितरत बचपन में होती है, वही जवानी में भी रहती है। वक्त गुजरता गया था। एक दिन मुझे अपने बेटे का फ़ोन आया था कि अब्बा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और तुम्हारे बेटे का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। उस दिन मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। मुझसे मेरे बेटे की खुशी नहीं संभाली जा रही थी। मैंने शुक्राने की नफ़ल अदा करने के साथ-साथ पूरे गाँव में मिठाई भी बाँटी थी। उस वक़्त मेरा दिल बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब मैंने अपने बेटे से बात की कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो उसने ये कहकर मुझे मना कर दिया था कि अब्बा, आजकल मैं कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। मैं आपको वक़्त नहीं दे पाऊँगा। अभी आप मुझसे मिलने के लिए मत आएँ। जब मैं फ्री हो जाऊँगा, मैं तब अम्मा और आपसे मिलने के लिए खुद गाँव आऊँगा। उसके गाँव आने की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन वो तो ये बात कहकर गाँव आना ही भूल गया था। उसकी माँ और मैं उससे मिलने के लिए तड़पते रहते थे, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आया था। वक्त गुजरता गया था, चूँकि मुझे बेटे से मिले हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था। उस दिन भी जब मैं वॉक करने के बाद घर वापस आया था, तो मैंने फैसला किया था कि मैं शेर अली से मिलने के लिए शहर अचानक जाऊँगा और उसे सरप्राइज़ दूँगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं शहर जाकर खुद ही सरप्राइज़ हो जाऊँगा। मैंने अपना वाहिद कुर्ता निकाला था, जिसे मैं कभी-कभार किसी ख़ास मौके पर पहनता था। काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक ही ख़्वाहिश पल रही थी कि बस एक बार मैं अपने बेटे के पास रहकर आऊँ, उसके साथ एक वक्त की रोटी खाऊँ
और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपने बेटे को बगैर बताए उससे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। सारा रास्ता मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था, जो कि मैं चंद साल पहले अपने बेटे से मिलने के लिए गया था। इसलिए मुझे उसका एड्रेस मालूम था। शहर पहुंचते ही जो ही मैं बस से उतरा था उस वक्त शाम होने वाली थी। जिस वक्त मैं बस से उतरा था उस वक्त सड़क पर बहुत ज़्यादा रश था। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज़ें, ऊंची ऊंची चमकती हुई इमारतें और सड़क पर दौड़ते हुए लोगों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे सब कुछ वक्त के साथ ही दौड़ रहा हो। मैंने सड़क के किनारे पर ही मौजूद एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद एक रिक्शा रोका था और मैंने उसे अपने बेटे के घर का एड्रेस अच्छी तरह से समझा दिया था। रिक्शा पर बैठते ही मैं सारा रास्ता ये सोचता हुआ आया था कि मेरा बेटा मुझे इतने बड़े अरसे के बाद अचानक अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। जब रिक्शा मेरे बताए हुए एड्रेस पर रुका था तो मैंने गहरा सांस लिया था। जब मेरी नज़र मेरे बेटे के घर पर पड़ी थी तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि उसका घर पहले से बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका था। दरअसल उस वक्त अली शेर का शुमार शहर के बड़े जाने माने बिजनेसमैनों में होता था। उसकी एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कंपनियां थी। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था कि लोगों को उससे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता था। उसके दोस्त अक्सर उसे हंसते हुए कहते थे कि अली शेर, तूने तो ज़िंदगी का असल मज़ा उठाया है। और वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता था। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि उसकी शहर में इतनी शानदार ज़िंदगी के पीछे गांव में मौजूद उसकी रात रखते वालदैन का हाथ है। जब मैंने गेट पर पहुंचकर घंटी बजाई तो उस वक्त चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया था। जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे मालिक का अब्बा हूँ तो उसने मुझे अंदर दाखिल होने दिया था। जो ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी हैरानी में मज़ीद इजाफा हो गया था, क्योंकि उसका घर बाहर से ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। बड़ी बड़ी दो महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, गैर मुल्की पौधे उसकी घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। वो शहर में एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा था जिस ज़िंदगी को बनाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी तक गंवा बैठते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी मदद के ज़रिए छोटी सी उम्र में ही वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी मुझे उससे कभी उम्मीद भी नहीं थी। चौकीदार ने मुझे लेकर एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। ड्राइंग रूम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और कीमती चीज़ों से सजा हुआ था। अलीशे की बीवी माहीन भी उसी की तरह महंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने की आदी थी। वो अपने कपड़ों, अपनी महफ़िलों और अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत ही सोच समझ कर करती थी। उसके लिए हर रिश्ता उस वक्त तक अहम रहता जब तक वो उसके लिए सोशल स्टेटस को बढ़ाता था और उन लोगों की इज्जत करती थी जो लोग उसके स्टेटस के थे। बाकी लोगों को तो वो कीड़े मकोड़े समझती थी। जब चौकीदार ने अली शेर को बताया कि सर, बाहर एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि वो आपके वालिद साहब हैं, इसीलिए मैंने उन्हें एहतराम के साथ ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। वो आपका इंतज़ार करें। क्योंकि उस वक्त अली शेर उसकी बीवी माहीन कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें चौकीदार की बात सुनते ही एक ज़ोरदार धचका लगा था। और अली शेर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे बगैर बताए उससे मिलने के लिए शहर आ जाऊंगा। माहीन का भी चेहरा चौकीदार की बात को सुनकर बिगड़ गया था। उसने बुरी तरह से मुंह बनाते हुए कहा था, क्या आज? अली, क्या तुमने उन्हें बुलाया था? उसकी बात सुनकर अली ने ना कहते हुए अपना सर हिलाया था। अभी मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अली और उसकी बीवी माहीन तैयार होकर गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए थे। उस वक्त वहां पर बहुत से नौकर मौजूद थे जो अपने काम में मशगूल थे। अली ने मुझे वहां पर देखकर हैरत से कहा था कि अब्बा, आप यहाँ पर? मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी बात सुनकर माहीन ने बुरा सा मुंह बनाया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा था और उसने सद लहजे में मुझसे पूछा था, क्या आप बगैर बताए क्यों आ गया? माहीन का जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा था। मैंने हैरत से अली की जानिब देखा था। उससे शर्मिंदगी से अपनी निगाहों को चुराते हुए आहिस्तगी से कहा था कि अब्बा, अभी हम एक फंक्शन पर जाना है। उसकी बात सुनकर मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही अटक गए थे। मैं सिर्फ यही बोल पाया था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। अभी मेरी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि माहीन ने घड़ी की जानिब देखते हुए कहा कि हमें बहुत ज़्यादा देर हो रही है। उसने अली का हाथ थामा था और उसे लेकर चली गई थी। अली ने जाते हुए एक बार भी मुड़कर मेरी जानिब नहीं देखा था। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मुझे महसूस होने लगा था कि मुझे कभी भी अली को बताए बगैर आना नहीं चाहिए। शर्मिंदगी से मेरी आंखों में आंसू जमा हो गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर मौजूद नौकरों के डर से उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया था। लेकिन दर हकीकत उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि भला कोई बेटा भी अपने बाप के साथ ऐसा करता है। गाड़ी में सवार होकर वो दोनों चले गए थे। उन्होंने मुझसे पानी के गिलास तक नहीं पूछा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वापस जाऊं या बैठा रहूं। मैंने खुद को समझाते हुए कहा था कि मुझे उसे बताए बगैर मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था। बेटे के रवैये को गलत समझने की बजाय मैंने खुद को ही कसूरवार ठहराया था।
मैं अपना सर पकड़ते हुए सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा था और मुझे 30 साल पहले के दिन याद आए थे, जब अली शेर को पैदा होते हुए अभी 2 साल ही हुए थे। मैं अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठे, जो कराची शहर की एक जगह पर बड़े ही शान शौकत के साथ वाक़ थी, ये सोच रहा था कि अगर इसकी हलाल हो तो अल्लाह ताला खुद ही इसमें बरकत डालता है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा कारोबार बढ़ता जा रहा था। एक कंपनी से मेरी 5 कंपनियां बन चुकी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि मैं बिल्कुल भी बदला नहीं था। मेरी सादगी बिल्कुल वही रही थी जो पहले से थी। मैं इतनी दौलत होने के बावजूद भी सादा कपड़े पहनता था और बड़ी सी गाड़ी की बजाय मैंने एक छोटी सी गाड़ी आने जाने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि मुझे शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने अपने कारोबार के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैंने अपने सगे भाई से भी ये बात छुपा ली थी कि मैं कराची में कारोबार करता हूँ। मैंने तो उन्हें बताया था कि मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। जब मैं घर आता था तो मैं अपनी गाड़ी की बजाय लोकल बस पर आता था। मेरी सादगी को देखकर एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था कि करीम साहब, आप इस कदर सादा क्यों रहते हैं? लोग आपकी हैसियत ही नहीं पहचान पाते। मैंने मुस्कुरा कर उससे जवाब दिया था कि मैं नहीं चाहता कि लोग पैसों की वजह से मेरी इज़्ज़त करें। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी सादगी को देखकर मेरी इज़्ज़त करें, ताकि उनके असल चेहरे ही मुझे दिखाई दे, ना कि मेरी दौलत की वजह से उनके दोगले और झूठे चेहरे मुझे दिखाई दे। मैंने उस वक्त ये कहकर अपने दोस्त को तो लाजवाब कर दिया था, लेकिन वक्त ने मुझे उस दिन बहुत कुछ सोचने और अपनी सोच को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। चूँकि मेरे बेटे और मेरी बहू को मेरी हकीकत के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मुझे एक बेवकूफ़ इंसान समझ कर चले गए थे। मुझे बैठे-बैठे वो दिन याद आ गया, जिस दिन पहली मर्तबा मैंने अली शेर को अपने बाजू में उठाया था और उसे काफ़ी देर देखने के बाद मैंने अपने भाई से मुस्कुराते हुए कहा था कि मेरा अली शेर आ गया है, मेरा वारिस आ गया है। मेरा भाई मेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठा था। अपनी दौलत को छुपाने की एक वजह यह भी थी कि मैं नहीं चाहता था कि अली कभी भी मेरी दौलत की वजह से मगरूर बने। मैं चाहता था कि वो लोगों की इज़्ज़त उनके किरदार की वजह से करना सीखे, ना कि उनकी दौलत की वजह से। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया था कि मेरी सोच गलत थी। अली तो मुझे ही मेरी सादगी और गरीबी की वजह से बेवकूफ़ करके चला गया था। उसने मेरे बाप होने का भी लिहाज नहीं किया था। वहीं बैठे-बैठे ही मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आज वो वक्त आ गया है, जब हकीकत को सब पर आश्कार हो जाना चाहिए। उस शाम मैं भी इस तकरीब पर मदऊ था, जिस तकरीब पर मेरी बहू और बेटा गए थे। पहले-पहल तो मेरा वहाँ पर जाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अपनी बहू और बेटे के रवैये को देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं इस तकरीब में हर हालत में जाऊँगा। जब मैं वहाँ पर अच्छी तरह से पहले से मुख्तलिफ तैयार होकर पहुँचा था, तो उस वक्त वहाँ पर मामूल से ज़्यादा रश था, क्योंकि इस होटल में कोई आम इवेंट नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों के बिजनेसमैनों की एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़िद हो रही थी। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में लोग चौक दर चौक इस तकरीब में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। वो तकरीब कोई आम तकरीब नहीं थी, बल्कि वो तकरीब थी जिसका ज़िक्र पिछले चंद सालों से बिज़नेस के हल्के में हो रहा था। सब के सब इस इंतज़ार में थे कि इस तकरीब का मेहमान खुसूसी कौन शख्स है। किसी को भी इस मेहमान खुसूसी के बारे में मालूम नहीं था। सभी उस शख्स से मिलने के लिए बेचैन नज़र आ रहे थे। इस तकरीब को करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाया गया था। तकरीब के मुंतज़मीन ने जानबूझकर मेहमान खुसूसी का नाम ज़ाहिर नहीं किया था। लोगों को सिर्फ इतना बताया गया था कि आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, जिसने बिजनेस में कदम सिर्फ सिफर से रखा था। ये बात सुनते ही पूरा हाल तजस्सुस में डूब गया था कि कौन हो सकता है वो शख्स। वहाँ पर मौजूद हर इंसान अपने मुताबिक अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ था। इस तकरीब में अली शेर भी अपनी बीवी माहीन का हाथ मजबूती से पकड़े मौजूद था। वो तकरीब उसके लिए आम तकरीब नहीं, बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होनी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो आज मेहमान खुसूसी के साथ आज एक डील करेगा और अपनी कंपनी को मज़ीद कामयाबी की मंज़िलों तक पहुंचाएगा। अभी मुझे गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अंदर आने के लिए बुलाया गया। मेरे इस्तकबाल के लिए हाल की बत्तियां मद्धम कर दी गई थी। एंकर ने मुझे अंदर दाखिल होते हुए देखकर कहा था कि आज हम एक ऐसे शख्स को तहसीन पेश करने जा रहे हैं जिसका शुमार बहुत बड़े बिजनेसमैनों में होता है, लेकिन उसकी असल पहचान के बारे में कोई भी नहीं जानता। मुझे अंदर दाखिल होते देख के हाल में मौजूद तमाम लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए थे और हाल उस वक्त तालियों से गूंज उठा था। अली शेर का दिल उस वक्त तेज़ तेज़ धड़क रहा था। जब उसने मुड़कर मेरी जानिब देखा था, तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल पड़ी हो। उसके हाथ में मौजूद जूस का गिलास छीनकर टूट पड़ा था। लोग चौंक कर के अली की जानिब देखने लगे थे, लेकिन अली की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी और वो फटी हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने जर्द चेहरे के साथ माहीन की जानिब देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? माहीन के भी चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो गया था कि मैं वही शख्स हूँ जो आज की तकरीब का मेहमान खुसूसी हूँ। उसने अपने चकराते हुए सर को थामते हुए कहा था कि ये क्या हो गया है और कैसे?
ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम्हारा बाप आज की तकरीब का मेहमान ख़ुसूसी कैसे हो सकता है? और तुम्हारा बाप इतना बड़ा बिज़नेसमैन कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि मुंतज़िमीन को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। उन दोनों की शक्लों के रंगों को उड़ते हुए देखकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। मैंने स्टेज पर पहुंचकर सलाम करने के बाद सबसे मुखातिब होकर कहा था कि मुझे कभी भी ये सब कुछ पसंद नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में किसी को मालूम हो पाए। लेकिन आज मेरा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अगर आज मैं यहाँ पर ना आता तो कुछ लोग खुद को बहुत बड़े बिजनेसमैन और दूसरों को हकीर समझने लगे थे। इसलिए मेरा यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज मैंने वो हकीकत आश्कार कर दी जो मैं सबसे छुपाता आया था। लेकिन आज इस हकीकत का आश्कार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना लोग गुरूर में अंधे होकर अपने बाप को ही भूल बैठे थे। अली शेर ने मेरी बात सुनने के बाद अपने सर को झुका लिया था। मेरा मकसद उसे शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे उसकी गलती दिखाना चाहता था। मज़ीद बिज़नेस के बारे में थोड़ी-सी तकरीब करने के बाद मैं वहाँ से निकल आया था और मैंने अली का इंतज़ार किए बगैर ही उसी वक़्त गाड़ी का रुख गाँव की जानिब मोड़ा था, जहाँ पर मेरी बीवी बैठी शिद्दत से मेरा इंतज़ार करने में मसरूफ़ थी। जिसने गुर्बत के बावजूद मेरा एहतराम किया था और जो कुछ मैंने उसे खिलाया और जो कुछ पहनाया, उसने वो सब कुछ खामोशी और खुशी के साथ पहन लिया था। उसने मुझसे कभी भी कोई शिकवा नहीं किया था। गाँव पहुँचकर मैंने अपनी बीवी को सब कुछ सच-सच बता दिया था, क्योंकि वक़्त आ चुका था। लेकिन मैंने उससे अली शेर के मुझसे गलत रवैये की बात को छुपा लिया था। अभी मुझे गाँव आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि मुझे दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर अली शेर माहीन के साथ अपने सर को झुकाए हुए मौजूद था। मैंने ना ही उन्हें अंदर आने का कहा था और ना ही वापस जाने का। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। उन दोनों ने मुझसे माफ़ी माँगने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ना ही मैं उन्हें कभी माफ़ करने का इरादा रखता था, क्योंकि उनकी असलियत मुझ पर ज़ाहिर हो चुकी थी। मैंने अपनी जायदाद में अली शेर को कुछ भी ना देने का फ़ैसला किया था। मैंने अपनी और अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को देने का फ़ैसला कर लिया था और मैंने अपने इस फ़ैसले के बारे में अली शेर को भी आगाह कर दिया था। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी किसी और सबक आमोज़ कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।